डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। सब लोगों को, आप लोगों को मालूम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर मतलब इसको हिंदी में कहा जाएगा अंशों का मूल्यांकन, है ना। कब किया जाता है शेयर्स को वैल्यूएशन, है ना, ठीक। शेयर्स का वैल्यूएशन किया कब जाता है, ठीक है ना। नॉर्मली जब कोई कंपनी बिकती है या कंपनी का अमलगमेशन होता है, अमलगमेशन या एब्जॉर्प्शन, है ना, मतलब कंपनी का एकीकरण होता है या एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिलती है, उन सब कंडीशंस में शेयर का वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है ना। यदि कंपनी को अपने शेयर्स बेचने हैं तो शेयर का वैल्यूएशन करेगी, उसके बाद में उसकी मार्केट वैल्यू निकालेगी, उसके बाद में बेचेगी, ठीक है ना। बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना यूनिवर्सिटी में जो है शेयर्स के वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं तुम लोगों को, है ना। सबसे पहले शेयर्स के वैल्यूएशन की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, है ना, ठीक। देखो एक मैंने लिख दिया है पूरा का पूरा, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स मतलब अंशों का मूल्यांकन विधि, ठीक है ना। पहली मेथड होती है नेट एसेट मेथड, इसको हिंदी में कहा जाता है शुद्ध संपत्ति विधि। क्या कहा जाता है? शुद्ध संपत्ति विधि, ठीक है ना। दूसरी होती है यील्ड और इनकम वैल्यूएशन मेथड। यील्ड माने होता है आय, है ना, तो आय मूल्यांकन विधि इसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है ना। और तीसरी होती है फेयर वैल्यू मेथड मतलब उचित मूल्यांकन विधि। क्या? उचित मूल्यांकन विधि, ठीक है ना। नॉर्मली अपने यहाँ एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं नेट एसेट मेथड से। कौन सी मेथड से? नेट एसेट मेथड। और मैं नेट एसेट मेथड को ही आज पूरा का पूरा तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो नेट एसेट मेथड से ही आते हैं, ये बात तो कंफर्म है ना, ठीक। नेट एसेट मेथड जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को ये इतना जो है मैंने अलग कर दिया, ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की मेथड्स हैं, है ना, ठीक। अब मेन ये नेट एसेट मेथड का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तुम लोगों के लिए, ये मैं तुम लोगों को पूरा का पूरा समझा रहा हूँ, है ना, दैट हाउ टू वैल्यू एसेट हाउ टू वैल्यू शेयर, है ना, अकॉर्डिंग टू नेट एसेट मेथड, ठीक है ना। देखो नेट एसेट मेथड या इसके अलग अलग नाम है, देखो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या लेता है? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, बहुत बार इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? आंतरिक, आंतरिक मूल्यांकन विधि भी कहा जाता है इसको, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ठीक। और इनकम वैल्यूएशन मेथड, आय मूल्यांकन विधि भी कहा जाता है, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा इनकम वैल्यूएशन मेथड जो है वो सेकंड नंबर, नॉर्मली इसको यील्ड वैल्यूएशन मेथड कहते हैं अपन, है ना। इसके जो सबसे ज़्यादा नाम चलते हैं वो बेसिकली यही दो नाम चलते हैं, नेट एसेट मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ठीक है ना। क्योंकि उसमें फिर कंफ्यूजन होगा, तुम लोग बोलोगे कि इनकम वैल्यूएशन मेथड तो वहाँ भी लिखा है सर आपने, है ना, ठीक। तो नेट एसेट मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड मतलब आंतरिक मूल्यांकन विधि, ठीक है ना। देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर का जो फॉर्मूला है सीधा सा है, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ नेट एसेट अपॉन नंबर ऑफ शेयर, है ना। इंपॉर्टेंट चीज ये है मतलब शुद्ध संपत्ति का मूल्य बटे नंबर ऑफ शेयर्स मतलब अंशों की संख्या, है ना। ये क्वेश्चन में तुम लोगों को दिया हुआ रहेगा लायबिलिटी साइड कि 50,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपए वाले, है ना, या 100 रुपए वाले, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर हो गया। और वैल्यू ऑफ नेट एसेट तो अभी अपन निकालेंगे ही, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट मतलब शुद्ध संपत्ति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो तुम लोगों ने गुडविल में अगर तुम लोगों को मैंने जैसे गुडविल वाले वीडियो में ये चीज़ मैंने तुम लोगों को बताई थी
कि कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है, बिल्कुल वैसे ही है नेट एसेट का वैल्यूएशन मेथड, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट सेम थिंग ही है, उनमें कोई फर्क नहीं है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट एक ही चीज है, ठीक है ना। तो लेकिन गुडविल से जब यहाँ पे अपन वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर के चैप्टर में नेट एसेट का वैल्यूएशन करेंगे, तो डेफिनेशन में एक दो चीजों का फर्क है, वो भी मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। देखो, हाउ टू कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट, मतलब शुद्ध संपत्ति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, है ना। ठीक, देखो इसके लिए मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट तुम लोगों को लिखा हुआ है, ये मैं पूरा का पूरा तुम लोगों को समझा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ठीक, देखो सबसे पहले अपन फिक्स एसेट्स लेंगे, तुमको मालूम है बैलेंस शीट में एसेट साइड फिक्स एसेट्स रहेंगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, है ना। ठीक, या कोई भी और फिक्स एसेट जो भी दी हुई है, स्थायी संपत्ति, ठीक है ना। इसके अलावा ये तो टेंजिबल एसेट्स हो गई, सब लोगों को मालूम है ना। ये है पूरी की पूरी इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स है, इंटेंजिबल है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सबको यहाँ पे लिया जाएगा। कौन से फिगर में लिया जाएगा, मैंने क्या लिखा हुआ है, एट रीवैल्यू फिगर, है ना। यहाँ पे दो चीजें हैं, यदि रीवैल्यू फिगर नहीं दिया हुआ है नीचे क्वेश्चन में, नीचे दिया रहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि जैसे ऊपर दिया हुआ है बिल्डिंग 50,000 रुपए और नीचे दिया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹75,000, तो अपने को कौन सा फिगर लेना है, नीचे वाला लेना है, यहाँ पे 75,000 रीवैल्यू फिगर। लेकिन अगर रीवैल्यू फिगर नहीं दिया हुआ है किसी एसेट का, तो उस कंडीशन में हम उसका बुक वैल्यू या बैलेंस शीट वैल्यू ही ले लेंगे, मतलब बिल्डिंग का 50,000 रुपए ही ले लेंगे अगर नीचे रीवैल्यू फिगर नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है ना। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, गुडविल का वैल्यूएशन, ठीक है ना। गुडविल का वैल्यूएशन आप लोग ऑलरेडी इसके लिए अलग से वीडियो है, वो देख सकते हो या पढ़ा हुआ है तुम्हारा। तो कई बार क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ रहता है कि गुडविल को इस प्रकार से वैल्यू किया जाएगा कि पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और कहा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो पहले अपने को अलग से वर्किंग नोट्स में गुडविल का वैल्यूएशन भी करना है और जो भी वैल्यूएशन आएगा उसका फिगर अपने को यहाँ पे लेना है। ये बैलेंस शीट में गुडविल की वैल्यू कुछ दी हुई हो सकती है, उससे अपने को मतलब नहीं है। नीचे जो वैल्यूएशन मेथड के अकॉर्डिंग जिस भी मेथड से उसने वैल्यूएशन करने के लिए कहा है, उस मेथड से अपन गुडविल को पहले वैल्यू करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे। ये चीज कंफर्म है, ध्यान रखना, है ना। ठीक, तो ये सब पूरी की पूरी एसेट्स मैंने क्या कहा, रीवैल्यू फिगर पे लेना है। अगर रीवैल्यू फिगर नहीं दिया हुआ है तो अपन बुक वैल्यू पे ले सकते हैं, मतलब बैलेंस शीट वैल्यू पर ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स तुम लोगों को मालूम है कि इन्वेंट्रीज या स्टॉक जिसको कहा जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, कैश इन हैंड हो गया, बैंक हो गया, या आजकल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही आ जाता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक काय में आ जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है ना। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, या डेटर्स, डेटर्स का मतलब क्या हो गया, आपका जो देनदार होते हैं वो, ठीक है ना। तो ये सब करंट एसेट्स को भी काहे पे लेना है, रीवैल्यू फिगर पे लेना है, ठीक है ना। अगर रीवैल्यू फिगर नहीं दिया हुआ है तो बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू पे लिया जा सकता है, ठीक है ना। डेटर्स वगैरह पे अगर प्रोविजन भी दिया हुआ है तो प्रोविजन को घटा के अपन नेट फिगर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है इसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को जो है, जब गुडविल का वैल्यूएशन करते थे तो वहाँ पे नेट एसेट को निकालने में अपन या कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन में अपन इन्वेस्टमेंट नहीं लेते थे, है ना। ठीक, वहाँ पे नॉन ट्रेडिंग माना जाता था, बिजनेस से रिलेटेड नहीं माना जाता था। लेकिन शेयर्स के वैल्यूएशन में हमको इन्वेस्टमेंट्स को लेना है ना। या तो बैलेंस शीट वैल्यू पे लेना है, या नीचे कुछ लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू अगर दी हुई है तो अपने को इन्वेस्टमेंट्स को काय पे लेना है,
मार्केट मतलब जो भी रिवैल्यू फिगर है या मार्केट वैल्यू है उस पर लेना है। अगर नहीं दिया हुआ है ये तो बैलेंस शीट वैल्यू पे लेना ही लेना है, ठीक है ना। फिक्सिशियस एसेट्स मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन में भी बताया था फिक्सिशियस एसेट्स के बारे में। फिक्सिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी एसेट्स जिनसे कुछ भी वसूल होने वाला नहीं है ना, उन सब एसेट्स को यहाँ पे भी नहीं लिया जाएगा। मैंने साफ लिख दिया है नॉट टेकन, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स हो गया, या डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ठीक है ना। देखो इस फॉर्मेट को मैं एक बार हिंदी में तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो के लास्ट में, जिससे हिंदी मीडियम वालों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। टर्म्स पूरे के पूरे मैं हिंदी में भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स या डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब क्या कहलाती है, फिक्सिशियस एसेट्स हैं। इन सबको नहीं लिया जाएगा। बैलेंस शीट में अगर दिया हुआ भी है देन इट विल बी इग्नोर्ड, ठीक है ना। इन सब का टोटल किया अपन ने, ठीक, और टोटल करने के बाद में लेस करना है आउटसाइड लायबिलिटीज। देखो मैंने जैसे वहां पे भी किया था, आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या क्या रहेगा, देखो मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बना दी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल है ना, बिल्स पेएबल, ठीक, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक, वर्कर्स प्रोविडेंट फंड। वर्कर्स प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या हो गया, जो देखो वर्कर्स से रिलेटेड या एम्प्लॉइज से रिलेटेड जितने भी अमाउंट्स हैं, है ना, उन सबको लायबिलिटी माना जाएगा। फंड नहीं या रिजर्व्स नहीं होना चाहिए वो उससे रिलेटेड, लेकिन बाकी का जैसे वर्कर का प्रोविडेंट फंड है ना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है ना, ठीक, ध्यान रखना। वर्कर का प्रोविडेंट फंड है मतलब वर्कर के प्रोविडेंट फंड का पैसा कंपनी के पास में यदि जमा है तो वो लायबिलिटी है कंपनी के लिए। तो वर्कर्स का प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉइज का या वर्कर्स का सेविंग बैंक अकाउंट का कोई बैलेंस हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, एम्प्लॉइज सेविंग्स सिक्योरिटी डिपॉजिट, है ना, एम्प्लॉय का कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा है कंपनी के पास में, वो भी करंट लायबिलिटी है। डिवेंचर सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, डिवेंचर्स भी क्या है, आउटसाइडर्स का पैसा है ना, डिवेंचर होल्डर्स का पैसा है, और डिवेंचर होल्डर कंपनी के लिए क्या है, आउटसाइडर है। तो ये सब क्या माना जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटीज माना जाएगा, है ना। ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक, इन सबको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। या तो बैलेंस शीट वैल्यू पे जो भी फिगर दिया हुआ है लायबिलिटी साइड उनको घटाएंगे, और नीचे अगर रिवैल्यू फिगर दिया है तो रिवैल्यू फिगर निकाल के अपन लेस करेंगे, ठीक है ना। इन सबको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट एसेट। नेट एसेट को हिंदी में कहा जाता है शुद्ध संपत्ति। समझ में आ गई ना बात। देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, एक बार फॉर्मेट पढ़ लोगे तो तुमको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटीज में एक चीज मैं और बता दूं तुम लोगों को, देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड बहुत सारे रिजर्व्स एंड फंड्स दिए हुए होते हैं। तो रिजर्व्स एंड फंड्स जो हैं वो कंपनी के खुद के हैं ना, तो उनको नहीं घटाया जाएगा। जैसे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, है ना, क्या डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, या इसके अलावा जनरल रिजर्व हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया। ये सब रिजर्व्स जो हैं कंपनी की इंटरनल लायबिलिटी है। शेयर कैपिटल हो गया, है ना, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, ठीक है ना। तो इन सब को अपन यहाँ पे नहीं घटाएंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है ना, केवल यहाँ पे अपने को आउटसाइड लायबिलिटीज को ही घटाना है, लेस करना है। तो क्या आ जाएगी, नेट एसेट। समझ में आ गई ना बात। ये मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। जल्दी से मैं एक बार हिंदी में और बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक। नेट एसेट मतलब शुद्ध संपत्ति का मूल्यांकन, है ना। स्थायी संपत्ति, लैंड माने भूमि, भवन, प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है ना, ख्याति, पेटेंट या कॉपीराइट, ठीक है ना। करंट एसेट, चालू संपत्तियां, चालू संपत्तियों में इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज माने स्कंद होता है, ठीक। बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य विपत्र, ठीक, रोकड़ या बैंक में जो रोकड़ है, या देनदार, ठीक है ना। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स को तो विनियोग कहा जाता है, ठीक। फिक्सिशियस एसेट्स का मतलब होता है काल्पनिक संपत्तियां, है ना,
काल्पनिक संपत्तियों में जैसे प्रारंभिक व्यय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंशों या ऋण पत्रों पर दी गई कटौती या लाभ हानि खाते का डेबिट शेष, ठीक है ना। इन सबको अपन जो है इनको तो काल्पनिक संपत्तियों को तो लेंगे नहीं, बाकी इन सब एसेट्स को अपन जो है रिवैल्यू फिगर पे लेंगे। अगर रिवैल्यू फिगर नहीं दिया हुआ है, पुनर्मूल्यांकित मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो उसको अपन चिट्ठे में जो मूल्य दिया हुआ है बैलेंस शीट में वही उसी पर ले लिया जाएगा, ठीक है ना। उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब बाहरी दायित्वों को घटा दिया जाएगा। बाहरी दायित्वों में लेनदार हो गया, देय विपत्र हो गया, बैंक अधिविकर्ष हो गया, है ना। वर्कर्स प्रोविडेंट फंड मतलब इसको कर्मचारी का भविष्य निधि कहा जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि या कर्मचारी से रिलेटेड कोई बचत खाते का कोई बैलेंस है या सिक्योरिटी डिपॉजिट है या कर के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये करंट लायबिलिटी माना जाता है इनकम टैक्स के लिए जो प्रोविजन करते हैं, ठीक है ना। या ऋण पत्र, इन सबको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा शुद्ध संपत्ति। और नेट एसेट निकालने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, जो भी नेट एसेट की वैल्यू आई अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है ना। तो ये थी पूरी की पूरी तुम लोगों के लिए नेट एसेट मेथड का फॉर्मेट। अब इसी से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन भी लेंगे, है ना। तो ये वाला काम जो है ये मेथड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी ये मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। थैंक यू। देखो अब हम लोग इसके बाद में एक वैल्यूएशन ऑफ शेयर में ही नेट एसेट मेथड का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, है ना, ठीक। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई थी बैलेंस शीट, तो आगे भी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन भी बनाया हुआ है। ये मैं पूरा का पूरा तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वेयर लिमिटेड एज फॉलोज, ठीक है ना। बैलेंस शीट दी हुई है वेयर लिमिटेड की, ठीक है ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, है ना, ठीक। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में देखो बैलेंस शीट ही इतनी बड़ी हो गई है ना, ठीक। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल दिया हुआ है ना। 10,000 शेयर्स 10 रुपए वाले हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स बाद में कितना हो जाएगा अपना 10,000 शेयर्स, ठीक है ना। 1 लाख रुपए, ये रुपीस का साइन मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 57,500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, मतलब ये फिक्सिशियस एसेट हो गई ना, मैंने बताया था ना अभी। तो ये दोनों चीजें बाद में नहीं ली जाएंगी, ठीक। 16,800। करंट लायबिलिटीज में वर्कमैन सेविंग अकाउंट, ट्रेड पेएबल्स, है ना। तुमको क्वेश्चन में हो सकता है इसके अलग अलग फिगर दिए हुए हों, मैं मिला दिया हूँ जगह के कारण। 67,200, ठीक। टोटल है बैलेंस शीट का, ये लायबिलिटी साइड हो गया, ये एसेट साइड हो गया। फिक्स एसेट्स है ना। फिक्स एसेट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इकट्ठा लिख दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग है 57,500, प्लांट एंड मशीनरी है 68,500, गुडविल है 10,500, ठीक। करंट एसेट्स दिया हुआ है, ठीक। इन्वेंट्रीज, ट्रेड पे रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक। और नॉन करंट एसेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये भी सब लोगों को मालूम है क्या है, फिक्सिशियस एसेट्स है ना, ठीक। 6,300, ठीक। और इसके बाद में टोटल जो है वो लगा हुआ है, ठीक। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है। नीचे लिखा हुआ है तुम लोगों को, लैंड एंड बिल्डिंग को 1,26,000 रुपए में वैल्यूएशन किया गया और प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड एट ₹62,700, ठीक। ₹4,200 ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स आर बैड, मतलब जो ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या हो गया, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल मिला के क्या बनते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है ना। तो उसमें से 4,200 रुपीज के ट्रेड रिसीवेबल्स बैड है, बैड है मतलब बैड डेट्स है, ठीक है ना। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹84,000, गुडविल का वैल्यूएशन यहाँ पे करके दिया हुआ है,
नॉर्मली अपने लोगों को क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही दे देगा, जैसे कि गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years, कुछ भी क्वेश्चन में जो दिया रहेगा तो फिर अपने को वर्किंग नोट्स में एडिशनल गुडविल का वैल्यूएशन करके और उसके बाद में जो भी फिगर आए वो यहाँ पे लिखना है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी उसने कैलकुलेट करके दिया हुआ है 84,000। ठीक, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ शेयर बाय इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ठीक, या नेट एसेट मेथड। ठीक है ना। देखो सॉल्यूशन मैंने नीचे पूरा का पूरा तुम लोगों के लिए बनाया हुआ है, केवल एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, लैंड एंड बिल्डिंग, देखो लैंड एंड बिल्डिंग की मैंने बताया था ना कि जो फिक्स एसेट्स होती है उनकी वैल्यू अपन रीवैल्यू फिगर पे लेते हैं, रीवैल्यू फिगर नहीं दिया हुआ होता तो बैलेंस शीट वैल्यू देते, यहाँ पे रीवैल्यू फिगर दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग 1,26,000, देखो ये लैंड एंड बिल्डिंग 1,26,000 दिया है, ये लेंगे, वो वाला नहीं लेना है। ठीक है ना। प्लांट एंड मशीनरी 62,700 है ना, ये वाला नहीं लेना है। ठीक है ना, ये वाला लेना है 62,700 रीवैल्यू फिगर है क्योंकि। ठीक, गुडविल, गुडविल का मैंने बता दिया 84,000 दिया हुआ है। ठीक, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का यहाँ नीचे तो दिया नहीं है तो ये बैलेंस शीट वैल्यू ही ले लेंगे। इन्वेंट्रीज 25,200। ठीक, ट्रेड रिसीवेबल्स, देखो 4,200 रुपीज के ट्रेड रिसीवेबल्स बैड है ना। टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स कितने थे 46,200, तो 46,200 में से 4,200 अपन ने घटा दिया है ना। देखो कैसे आया ये भी लिख सकते हो तुम, यहाँ पे कितना है 46,200 माइनस हो गया तुम्हारा 4,200, तो कितना आ गया 42,000। समझ में आ गई ना बात। ठीक, बैड डेट से तो उनको घटा दिया अपन ने। ठीक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो 27,300 लेना ही लेना है। ठीक, इसका टोटल कर लिया अपन ने, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को घटा देना है। आउटसाइड लायबिलिटीज तुम लोगों को यहाँ दिख रही है, वर्कमैन सेविंग अकाउंट और ट्रेड पेबल्स 67,200, इसको अपन ने क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो आ गया क्या नेट एसेट, शुद्ध संपत्ति आ गई। ठीक, फिर उसके बाद में फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट एसेट दिया है 3 लाख अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है 10,000 शेयर से दिया हुआ है ना। ठीक, तो अपॉन 10,000 कर दिया तो क्या आ गया ₹30 पर शेयर। ठीक है ना, ₹30 पर शेयर। ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा का पूरा सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा था, उसका सॉल्यूशन इतना छोटा है ना। कॉर्पोरेट अकाउंट में बहुत सारे ऐसे ही रहते हैं, है ना। तुम लोगों को क्वेश्चन दिखता जरूर है बहुत बड़ा, लेकिन बाद में जब उसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं तो वो इजी होता है कहीं ना कहीं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमेशा, कम से कम तुम लोग फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लो। मैं बार बार बोलता हूँ फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगा लो। उससे क्या होता है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो तुम लोगों से बड़े आसानी से बन जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। ठीक है ना।